क्लास 11th का नया टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस या फिर इसी को हम लोग प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच फॉलोज अ डिफिनिट पैटर्न। ठीक है, जो नंबर एक डिफिनिट पैटर्न एक डिफिनिट ऑर्डर फॉलो करता है उसे हम लोग सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कोई सा भी एक सीरीज़ सीक्वेंस है या नहीं या फिर प्रोग्रेशन है या नहीं, कोई भी एक नंबर पैटर्न सीक्वेंस है कि नहीं या फिर प्रोग्रेशन है कि नहीं, उसके लिए कम से कम हमें 3 नंबर दिए हुए होने चाहिए, तभी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 1 3 5 7 9 1। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो का डिफरेंस आ रहा है नंबर में, दो ऐड हो रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसे हम लोग AP भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं 2 का है। ठीक है, एक दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें 2, दूसरा अगर नंबर हम लोग देखें तो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, 16 के बाद 32 आया, 32 के बाद 64 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सारे में, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी सीक्वेंस को हम लोग GP बोलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ या फिर ये सीरीज़ एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ की बात करते हैं। जब इसी डिफरेंट सीक्वेंस को या फिर प्रोग्रेशन को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो फिर हम लोग उसको सीरीज़ बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 1 एक सीक्वेंस था, इसी को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ये एक सीक्वेंस कहलाया। ठीक है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने क्लास 10th में भी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पोर्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कवर करेंगे। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। मतलब ऐसा सीक्वेंस नंबर का जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। जैसे 2 5 8 11 14 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 5 में 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आएगा, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आएगा, 11 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है 3 के डिफरेंस पे लिखा गया है, तो इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है -7 -4 -11 -1 2 5 8। अगर हम लोग देख रहे हैं कि सब में अगर 3 ऐड कर दें तो नेक्स्ट सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। ठीक है, एक और एग्जांपल है 1 + i 1 + 3i 1 + 5i 1 + 7i। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है? 2i का। इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 2i आएगा, या फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो 2i आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2i का है। ठीक है, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस अगर मुझे पता करना है तो कोई सा भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और आगे बात करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स हैं, चूँकि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AP के जो टर्म्स है हम लोग a + d a + 2d a + 3d a + 4d ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किस चीज़ का है? d का है। अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दें तो d बचेगा, या फिर इससे इसको माइनस कर दें तो d बचेगा। तो हम लोग AP के टर्म्स जो है a + d a + 2d a + 3d a + 4d हम लोग लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो a है ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, इसको A5 से। अच्छा, अगर इसी तरह से डॉट 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 करते हुए अगर मुझे nth टर्म का टर्म, मतलब nth टर्म जो है मुझे अगर एज्यूम करना है तो वो मैं क्या लूँगा? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म के साथ एक d ऐड है, थर्ड टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है d के साथ, 4 है, 4 में से 1 घट रहा है 3 आ रहा है d के साथ, 5 है, 5 में से 1 घट रहा है d के साथ 4 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ an है, तो an में क्या होगा?
एक घटा देंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है ये जनरल टर्म ऑफ APV कहलाता है। ठीक है, हम लोग या तो TN से इसको डिनोट करते हैं या फिर AN से डिनोट करते हैं। NCERT में AN से डिनोट किया गया है जनरल टर्म को, इसलिए मैंने AN ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, AN इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे A जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और D जो है कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ से अगर AN इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 5 रख देंगे। तो जैसे ही n की जगह 5 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो a प्लस 4d। उसी तरह से a20 अगर मुझे चाहिए 20th टर्म तो n की जगह हम लोग क्या रख देंगे 20, तो यहाँ पे a प्लस 19d। फास्ट हमें तुरंत रख के वैल्यू पता करने आना चाहिए। अब a100 है, a100 कैसे निकालेंगे, n के बदले 100 रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस 99d। मतलब यहाँ से एक माइनस करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अगर a 2001 टर्म अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस इसमें से एक घटा देंगे 2000d। कहाँ गया, हाँ 2000d ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जनरल टर्म ऑफ AP है या फिर nth टर्म ऑफ AP भी इसको बोलते हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इस 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया a और a से। ठीक है, और ये अभी हम लोगों ने देखा nth टर्म ऑफ AP, ये चीज़ एक ही चीज़ तो है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया an। तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूला हम लोग को याद होने चाहिए, एक n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और दूसरा है SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ पे an जो है, an को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसमें निकालना है SN निकालना है, सम अप टू n टर्म्स, और उसके बाद S20 का भी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, 1 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 घटा दो कितना आया 2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। अब यहाँ पे a के बदले 1 रखना है और d के बदले 2 रखना है। तो बस इसको सॉल्व किया, वैल्यू n² आ गया। अगर मुझे डायरेक्ट S20 निकालना हुआ, अगर मुझे पूछा होता कि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो, तो n की जगह सिर्फ सिंपली 20 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, और a और d ये दोनों तो वैल्यू मुझे पता ही है, तो ये वैल्यू 400 आता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर मुझे निकालना है, मतलब 1 + 2 नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n तक अगर सीक्वेंस जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। इसको चाहे तो हम लोग AP से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग को पता है a का वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ का 1 है क्योंकि एक का ही अंतर है। एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस AP में है विथ कॉमन डिफरेंस 1 और फर्स्ट टर्म 1। तो यहाँ से अगर n निकालें सम ऑफ n टर्म्स तो क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2 a का वैल्यू 1 है इंटू प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर n/2 लिखा 2 + n-1, तो ये n/2 हो गया और 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो n+1, तो वही चीज़ आ गया n इंटू n+1/2। तो इसको हम लोग AP से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है वो n इंटू n+1/2 होता है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना है तो सिंपली जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 रख देना है। तो यहाँ पे मैंने n की जगह n-1 रखा, यहाँ पे भी n की जगह n-1 रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, n इंटू n-1/2 आया। ठीक है, उसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू क्या आता है n²। इसको भी हम लोग AP से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस भी AP में है जी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं सम, वो n² ही आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में हम लोग जब भी हम लोग देखें कि क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स
जो है वो बोल रहा है कि AP में है, मतलब AP में कुछ नंबर ऑफ़ टर्म्स है और उसका सम दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो हमें हमेशा इस तरह से नंबर एज्यूम करना है। 3 नंबर्स अगर बोला है कि तीन नंबर का सम अगर AP में है, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे एज्यूम करना है, A माइनस डी, A और A प्लस डी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस D का ही है, क्योंकि A माइनस डी में D जोड़ेंगे तो A आएगा, A में फिर D जोड़ेंगे तो A प्लस डी आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ D का है। अगर 4 नंबर AP में अगर मुझे एज्यूम करना है तो मैं क्या एज्यूम करूँगा, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D का लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगर 5 नंबर मुझे एज्यूम करना है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ऑड नंबर्स एज्यूम करना है, ऑड नंबर्स, तो मुझे पता है कि ऑड नंबर्स में एक मिडिल टर्म होता है और इवन नंबर में 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी ऑड नंबर एज्यूम करना है तो बीच वाला जो टर्म है उसको हमेशा A मान लो। ठीक है, और उसी के सिमेट्रिक जो है कॉमन डिफरेंस D मान के एक आगे और एक पीछे लिख दो, तो ये 3 नंबर्स जो है एज्यूम हो जाएगा AP में। अच्छा, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 नंबर्स AP में है, तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि मिडिल टर्म्स जो हैं 2 होंगे इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ये 4 नंबर्स है, तो इससे A घटा के, मतलब A माइनस 3D, ये एक घटा के हम लोग को एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस 2D का रखना पड़ेगा, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि अगर 5 नंबर्स या फिर 7 नंबर्स मान लो मुझे एज्यूम करने हैं, जो बोल रहा है वो AP में है, तो 1 2 3 4 5 6 7, चूँकि ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर क्या है, ये एक नंबर यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा A, और इसी के सिमेट्रिक हमें वैल्यू एज्यूम करना है। तो ये A प्लस डी हो गया, तो ये A माइनस डी हो गया, ये A प्लस 2D हो गया, तो ये A माइनस 2D हो गया, ये A प्लस 3D हो गया, ये A माइनस 3D हो गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे D का है। ठीक है, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे एज्यूम करना है, मैं मिडिल टर्म को A मान लूँगा और उसी के सिमेट्रिक वैल्यू जो है दोनों साइड में लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे 8 नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 8 हो, 8 नंबर्स के लिए मुझे एज्यूम करना है, 8 नंबर्स के लिए, तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया था 8 में से 1 कम करना है 7, तो A माइनस 7D से एज्यूम करते हुए 2 कॉमन डिफरेंस 2 का लेना है, तो 2 घटा दिया, फिर 2 का घटाना है, फिर 2 का घटाना है। ठीक है, फिर 2 का घटाना है, मतलब ये हो जाएगा जब 8 नंबर एज्यूम करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को याद रखना है कि जब भी इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर एज्यूम करना है तो मिडिल टर्म को A मानना है, उसी के सिमेट्रिक जो है वैल्यू लिखते चले जाना है, और जब भी इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे चाहिए तो 1 घटा के कंटिन्यूएशन में कॉमन डिफरेंस 2D पर लिखते चले जाना है। ठीक है, अब आगे इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 4 नंबर्स आर इन AP इफ़ देयर सम इज़ 20। अब यहाँ पे देखो सम दिया हुआ है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि जब भी सम दिया हुआ रहे और यहाँ पे 4 नंबर्स दिया हुआ है, 4 नंबर्स जो है 4 नंबर का सम, तो 4 नंबर के लिए हम लोग क्या एज्यूम करना है, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और इसका सम देखो, ये एज्यूम करने से होता क्या है ना कि यहाँ पे जैसे 2 वेरिएबल है A और D, तो एक एलिमिनेट हो जाता है, D कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने इसका सम किया, ये 3 माइनस 3D से 3D कट गया, D से माइनस D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमको एक वेरिएबल का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सम जैसे ही किया हम लोगों ने, तो फर्स्ट 8 का वैल्यू मेरा 5 आ गया। तो नंबर जो हम लोगों ने एज्यूम किया था A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, यहाँ पे A का वैल्यू 5 रख दिया, तो मतलब बेसिकली मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक ही काम बच गया है, वो D निकालना। ठीक है, वो मेरा दूसरा इक्वेशन से आएगा। सम दिया हुआ है, सम का यूज़ हम लोगों ने किया A निकालने के लिए। अब दिया हुआ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 120, तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये 120 के बराबर है। अब हर एक टर्म को खोल दिया है मैंने, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, D का वैल्यू मेरा प्लस माइनस 1 आ गया,
अब आपको लग रहा होगा डी का वैल्यू मैं +1 लूँ या फिर -1 लूँ। अब कोई सा भी वैल्यू लो डी का, सीक्वेंस सेम आएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले सीक्वेंस में मैंने डी का वैल्यू 1 लिया है और इस वाले में डी का वैल्यू -1 लिया है। तो देखो इस केस में भी मेरा सीक्वेंस क्या आ रहा है 2 4 6 8 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 4 6 8। तो डी का वैल्यू चाहे 1 लो चाहे -1 लो, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है AP, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मुझे लगता है ये NCERT, हाँ ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म। nth टर्म मेरा दिया हुआ है और उसे बोला फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन लिया, nth टर्म दिया हुआ है n × n+2। अब मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे A1 निकालना है तो n का वैल्यू, n की जगह हमको वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3। A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, n के जगह हम लोग को 2 रखना पड़ेगा, तो n के बदले 2 रखा, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 + 2, तो 2 2 4, 4 2 जा 8, ठीक है। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ n है वहाँ 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 रख दो, यहाँ पे भी 3 रख दो, 3 + 2 5, 5 या 15। तो इसी टाइप से हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 निकालें, तो सारे में वही करना है, ठीक है। कोई सा भी कर लो एक और, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, nth टर्म दिया हुआ है मेरा -1 to the power n-1, 5 का पावर n+1। मुझे A1 निकालना है, तो A1 के लिए क्या करना पड़ेगा, n के बदले 1 रखना पड़ेगा, तो -1 n का पावर n-1, हाँ तो n के बदले 1 रख दिया मैंने और यहाँ पे भी 1 रखा, ठीक है। तो -1 का पावर 0 और 5 का पावर 2। अब ये समथिंग का पावर 0, मतलब समथिंग फाइनाइट का पावर 0 1 होता है, तो ये वैल्यू 25 आ गया, ठीक है। उसी टाइप से A2 निकालेंगे, तो -1 का पावर 2 - 1, 5 का पावर 2 + 1 और -1 का पावर कितना हो गया, ये 2 में से 1 गया 1 हो गया और ये 5 का पावर 3 हो गया, ये वैल्यू -1 होगा, मतलब -1 और ये 25। तो इसी टाइप से हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 निकाल सकते हैं, जहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है और वहाँ पे n को हम लोग वेरी करेंगे 1 से लेकर 5 तक में और 1 से लेकर 5 तक का वैल्यू निकाल लेंगे। ये इजी था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन सा टर्म निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे A17 निकालना है, तो n के बदले क्या रखना पड़ेगा 17, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो n है वहाँ पे भी 17 रखो, 17 4 जा 68 - 3, ये 65 हो गया, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, an का वैल्यू दिया हुआ है n × n-2 डिवाइडेड बाई n+3। यहाँ पे A20 निकालना है, मतलब n के जगह 20 रखना पड़ेगा, तो रख दो 20, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 20 रख दिया, ठीक है। ये 20 × 18/23, 18 दूनी 36, 360/23 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली n टर्म दिया हुआ है और टर्म्स इंडिकेटेड दिया हुआ है कि कौन सा निकालना है, तो जो टर्म इंडिकेटेड है n का वैल्यू बस वही रखना है, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 से 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं और उसके बाद बताना है कि उसको किस टाइप का सीरीज़ बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मान लो यहीं पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे A1 दिया हुआ है 3, ठीक है, और AN दिया हुआ है मुझे, मतलब nth टर्म दिया हुआ है 3AN-1 + 2, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मतलब n का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, मतलब A1 A2 A3 A4 और A5 निकालना है, ठीक है। और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़, तो ये जब भी हम लोगों ने A1 A2 A3 A4 A5 निकाल लिया,
तो हम लोग को सीरीज़ भी मिल जाएगा कि क्या सीरीज़ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब A1 निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि A1 मुझे दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट A2 से निकालते हैं, ठीक है। तो A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, n के बदले 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने n के बदले 2 रखा तो क्या क्या आएगा वैल्यू, देखना ज़रा, 3A1 + 2, ठीक है। ये मेरा A2 का वैल्यू। अब A1 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 3, याद रख दो 3, तो 3 3 9, 2 11, मतलब A2 का वैल्यू जो है मेरा 11 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 3, तो A3 निकालो, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 रख दो। ये हो जाएगा मेरा 3A2 + 2। मुझे A2 चाहिए और A2 हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 11, तो यहाँ पे 11 रख दो। 11 3 × 33 + 2 35 हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे और सीरीज़ निकालते जाएंगे, ठीक है। A3 हो गया। अब A4 निकालो। A4 के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो 3 रखा, an-1 मतलब ये n3 हो जाएगा +2, और A3 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, 5 या 15, 3 3 9 10 + 2 मतलब 107, ठीक है। इसी टाइप से A5 भी निकाल लेंगे, A5 भी निकाल लेंगे। तो मेरा जो सीरीज़ बन रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे A1 का क्या है वैल्यू, 3 दिया हुआ है। A2 क्या आया था मेरा, 11 आया था। A3 कितना आया था, 35 आया था। A4 कितना आया, 107 आया। A5 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो ये हम लोग को सीरीज़ बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हम लोग का सीरीज़ है, ठीक है। ये हम लोग का सीरीज़ है। तो सब में वही करना है, मैंने एक एग्जांपल दिया, सारे में आपको n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के चेक करना है और वो सीरीज़ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 एक देख लेते हैं लास्ट। द फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन डिफाइंड बाय, सबसे पहले ये फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है, ये वाला फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ का मतलब हुआ कि कोई सा भी जैसे टर्म है, जैसे मान लो मैंने लिया 1 1 2, तो जो टर्म है वो प्रीसीडिंग 2 टर्म्स के सम के बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5, 5 में क्या होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 8, क्योंकि 5 और 3 करेंगे तब 8 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 13, क्योंकि 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। मतलब फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है कि सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स जो है उसका सम जो है थर्ड टर्म के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, वो देखते हैं, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या। अब मुझे दिया हुआ है A का वैल्यू, A1 और A2 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे A1 और A2 दिया हुआ है, और AN = AN-1 + AN-2 दिया हुआ है AN का वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे AN जो है वो दिया हुआ है AN-1 + AN-2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन मुझे दिया हुआ है कि A1 का वैल्यू भी 1 है और A2 का वैल्यू भी 1 है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो जब A1 और A2 मुझे दिया ही हुआ है, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, टू फाइंड, मुझे निकालना है AN+1 / AN निकालना है फॉर n = 1 2 3 4 5। अच्छा, तो फॉर n = 1, फॉर n = 1 के लिए बात करते हैं। तो फॉर n = जैसे ही 1 रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, n के बदले 1 रखा तो 1 + 1 / A1, तो कितना हो जाएगा, A2 / A1। यहाँ पे A2 का वैल्यू तो मुझे दिया ही हुआ है और A1 का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, ये वैल्यू तो 1 ही हो गया फॉर n = 1। अब n = 2 के लिए चेक करो, जैसे n = 2 रखा तो A2 + 1 / A2, ये कितना आ जाएगा, A3 / A2। अब A2 का वैल्यू मुझे 1 पता है, लेकिन A3 का वैल्यू मुझे नहीं पता।
अब A3 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इस वाले सीक्वेंस को यूज़ करके निकलेगा। n के बदले यहाँ 3 रखो, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 - 1 प्लस A3 - 2, ये कितना आ जाएगा, A2 प्लस A1। A2 प्लस A1 दोनों 1 1 ही है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, तो n = 2 के लिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। अब n = 3 के लिए रखते हैं, तो n का वैल्यू 3 रखना है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, A4/A3। A3 का वैल्यू अभी मैंने निकाला 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। लेकिन मुझे A4 नहीं पता है, A4 कहाँ से आएगा, यहाँ से ही आएगा, n के बदले 4 रखो, तो A4 - 1 प्लस A4 - 2, ये कितना आ जाएगा, A3 प्लस A2। A3 का वैल्यू 2 है, निकाला हमने, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1, यहाँ 1 रख दिया, तो कितना आ गया वैल्यू, 3। तो A4 का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 रख दिया वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो इसी टाइप से 4 और 5 के लिए भी हम लोग वैल्यूज़ डाल के इसको निकालेंगे। ठीक है, A2 प्लस A1। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे कोई सा भी 2 गिवन नंबर है, उसके बीच में अगर हम कोई सा भी नंबर अगर इंसर्ट करें तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहा तो उसे हम लोग एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे 2 और 10 है जैसे मान लो, और इसमें बोल रहा है अगर कि मुझे 3 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो फिर वो मैं क्या ले सकता हूँ, 4, 6 और 8। ठीक है, मैंने 3 नंबर्स इंसर्ट किए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 ये AP में है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब वही हुआ कि 2 गिवन नंबर्स के बीच में अगर हम कोई सा भी नंबर इंसर्ट करें तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मुझे 1 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, 1 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है किसी भी 2 गिवन नंबर A और B के बीच में। ठीक है, तो ये A और B मेरा गिवन नंबर है। अब मान लो मुझे 1 एरिथमेटिक मीन A इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जैसे ही मैंने ये नंबर इंसर्ट किया है ये सीक्वेंस जो है ये AP में होगा, और जैसे ही ये AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस जो है मतलब A2 - A1 जो है A3 - A2 के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि A - A इज़ इक्वल टू B - A। अब मैं कैपिटल A को एक साइड लेके चल जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2A इज़ इक्वल टू A प्लस B, तो A इक्वल टू A प्लस B/2। इसका मतलब है कि अगर 2 नंबर के बीच में सिर्फ एक एरिथमेटिक मीन मुझे अगर इंसर्ट करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो जो दोनों गिवन नंबर हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है बस। ठीक है, अगर मुझे n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 2 गिवन नंबर A और B में, n एरिथमेटिक मीन का मतलब है कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अगर मुझे n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 2 गिवन नंबर में तो उसको कैसे करेंगे, तो 2 गिवन नंबर मैंने लिया है A, B, और इसके बीच में मैंने n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है A1, A2, A3 ... AN। यहाँ से यहाँ तक n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट मैंने किया। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल n टर्म्स है ना, क्योंकि n एरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करें तो n+2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ A1 से लेके AN तक ही जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स n है, और 1 और 2 और ऐड हो गया तो नंबर ऑफ़ टर्म्स n+2 हो गया। अब एरिथमेटिक मीन की यही शर्त भी है कि जैसे ही मैंने एरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो AP में रहेगा, तो वो AP में हो गया। तो A, A1, A2, A3 ... AN, B जो है वो AP में रहेगा, और जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है n+2। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ टर्म्स n+2 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AN+2 जो है वो B है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स n है। A को अगर ले लिया तो n+1 हो गया,
और b को भी अगर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। तो यहाँ पे an+2वां टर्म जो है वो b ही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि an का जो वैल्यू है वो क्या होता है a + n-1 × d। अब यहाँ पे n के बदले n+2 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने n+2 रखा तो a + n+2 - 1 × d, ये वैल्यू कितना हो जाएगा a + n+1 × d, ठीक है। ये an+2 का वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस d जो है वो कितना आ जाएगा b - a अपॉन n+1। ये समझ में आया? बस इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। an+2 का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा और उसको b से इक्वेट किया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा b = a + n+1 × d। a को एक साइड लेके चला गया, उसके बाद d का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर n अरिथमेटिक मीन अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ टू गिवन नंबर्स a और b के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों नंबर जो गिवन नंबर है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n+1 डिवाइडेड बाय n+1। दो गिवन नंबर उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय n+1, वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर मुझे a1 चाहिए, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन अगर मुझे चाहिए होगा, तो हम लोगों ने अभी जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा कि फर्स्ट टर्म हम लोग a लेते हैं, सेकेंड टर्म हम लोग क्या लिखते हैं a + d, थर्ड टर्म हम लोग क्या लिखते हैं a + 2d, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है मतलब a1, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या है, a में d जोड़ेंगे तब तो a1 आएगा। तो ये a1 का वैल्यू a + d, a2 का वैल्यू a + 2d, a3 का वैल्यू a + 3d डॉट 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 डॉट, और nth अरिथमेटिक मीन ये वाला, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a + nd, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बोल रहा है insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। मतलब 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है मुझे, ठीक है। तो 8 और 26 दो नंबर मुझे गिवन है, और 5 अरिथमेटिक मीन मतलब 5 नंबर्स a1, a2, a3, a4, a5, ये 5 अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5, ये 6 और ये 7। मतलब यहाँ पे अगर हम an+2 की बात करें, n+2th टर्म तो 26 होगा। फार्मूला लगाओ a + m + d 26, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस, और ये हो गया n+1 × d, इसका वैल्यू 26, ठीक है। a मुझे दिया हुआ है 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं n लेते जा रहा हूँ तो n का वैल्यू तो मुझे पता है 5 है, तो n+2 का मतलब क्या हुआ a7, ठीक है। तो वही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। a का वैल्यू हम लोग 7 ही रख देते हैं डायरेक्ट। a का वैल्यू अगर मतलब n का वैल्यू 5 रख देते हैं तो a7 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 26। तो a7 का मतलब क्या हुआ a + 6d का वैल्यू 26। यहाँ से a का वैल्यू 8, यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 - 8 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6। मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो d 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है 5 नंबर्स, तो अब इजी हो गया, कॉमन डिफरेंस तो मेरा निकल ही गया ना। तो a1 बराबर क्या होता है, हम लोगों ने जस्ट पीछे वाला स्लाइड में पढ़ा a + d, a2 कितना हुआ a + 2d, या a1 कितना है a + d, a2 कितना है a + 2d, a3 कितना है a + 3d, a4 कितना है a + 4d, a5 कितना है a + 5d। बस यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ।
ए का वैल्यू कितना था 8 और डी का वैल्यू 3 मतलब 11। ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 14। ए का वैल्यू 8 और 3 3 जा 9, 9 8 17। ए का वैल्यू 8, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 12 और 8 20। ए का वैल्यू 8 और 5 इंटू 3 मतलब 15 प्लस 8 ये 23 हो गया। तो ये मेरा वैल्यू हो गया। हम लोग चाहे तो इतना नहीं करके डायरेक्ट डी का वैल्यू भी निकाल सकते थे। डी का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बी में से जो दो नंबर दिए उनका डिफरेंस मतलब 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई n+1। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 5 + 1 ये कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 ये वैल्यू 3। डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैंने कंसेप्ट वाइज बता दिया, ये मैंने फॉर्मूला से बता दिया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 8 और 26 दो नंबर दिए हुए थे और मैंने जो 5 एरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट किया वो 11, 14, 17, 20 और 23 है। और हम लोग देख सकते हैं कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है ये किस में है, AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ a⁻n + b⁻n divided by a⁻n-1 + b⁻n-1 is the arithmetic mean between a and b, find the value of n। ठीक है। अब यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं a b। अब उसमें बोल रहा है कि कोई एक अरिथमेटिक मीन a है, जो ये लंबा चौड़ा जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मैंने a मान लिया है, ठीक है। तो मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी एक अरिथमेटिक मीन अगर इंसर्ट करने का रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, जो दो वैल्यू दिया हुआ है ए और बी उसका एवरेज ले लेते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो हमको पता है कि जैसे ही हम लोग ने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो AP में होगा। इसका मतलब a - a = b - a होगा, 2a = a + b। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं a = a + b/2, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, या तो ऐसे ही कर दो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक मीन ही इंसर्ट कर रहा है और उसका वैल्यू कितना है दिया हुआ है a⁻n + b⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n-1 + b⁻n-1 और इसका वैल्यू कितना होता है, जो दो गिवन नंबर दिया हुआ है उसका एवरेज, ठीक है ना, उसका एवरेज होता है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर लेके जाओ बाकी को इधर लेके जाओ, तो 2⁴ + an + bn = a⁻n-1 + b⁻n-1 इंटू a + b, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2an + 2bn। यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा मुझे, an-1 इंटू a प्लस an-1 इंटू b प्लस, अब b को तोड़ो दूसरा वाले टर्म को, bn-1 इंटू a प्लस b-1 इंटू b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a⁻n-1 और यहाँ पे a का पावर 1 है। तो जब प्रोडक्ट में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये जुड़ के a⁻n ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻n प्लस a⁻n-1 इंटू b, b⁻n-1 इंटू a और यहाँ पे भी सेम होगा b⁻n, यहाँ हो गया 2 का पावर मतलब 2 इंटू a⁻n प्लस 2 इंटू b⁻n। अब यहाँ पे देखो a⁻n है, यहाँ 2 का b⁻n, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दो में से एक घट गया, सिर्फ a⁻n बचा। और यहाँ से भी b⁻n इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे भी एक ही b⁻n बचा, ठीक है। बाकी का टर्म क्या है, an-1 इंटू b प्लस bn-1 इंटू a, इतना मेरा बचा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
देखो यहाँ पे a का पावर n है, यहाँ पे भी a का पावर n माइनस है, तो इसको एक जगह ले लो। तो a का पावर n माइनस a का पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब यहाँ पे b का पावर n माइनस 1 है, यहाँ का b का पावर n, इसको भी एक साइड लेके चले जाओ। तो b का पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b का पावर n। अब इसके बाद यहाँ से हम लोगों को a रेज़ टू पावर n कॉमन लेना है। तो a रेज़ टू n माइनस 1 में a रेज़ टू n अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1/a बच जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से अगर हम लोग b रेज़ टू पावर n कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा, a अपॉन b माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लिया a माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया a माइनस बी अपॉन बी। ऊपर से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे a रेज़ टू पावर n अपॉन a इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n अपॉन b। ठीक है, अब इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n माइनस 1। नीचे वाले a और b को न्यूमरेटर में लेके चले गए। अब दोनों का पावर n माइनस 1 है, तो इसको मैं इधर ले आऊँ डिनोमिनेटर में। तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर 0, क्योंकि समथिंग फाइनाइट का पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 1। तो इसमें अरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट किया गया है a और b के बीच में, उसमें जो n है उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि a और b के बीच में, मतलब 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किया गया है इन सच ए वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP एंड रेशियो ऑफ 7th एंड n माइनस 1th नंबर इज़ 5/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया गया है। तो a1, a2, a3, a4 डॉट 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 am इंसर्ट किया गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ तक तो m ही है, और उसमें हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मतलब m+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, m+2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर m+2 कैलकुलेट करना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, m+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें। ये हो जाएगा m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। अब यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं, 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m+1, मतलब d का वैल्यू 30 अपॉन m+1 आ गया। ठीक है, ये d का वैल्यू। ठीक है, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 7th टर्म का और m-1th टर्म का जो नंबर है उसका रेशियो, मतलब a7 डिवाइडेड बाई am-1, इसका जो रेशियो है वो 5:9 है। a7 का मतलब क्या होता है, a+7d, और am-1 का क्या होता है, a+m-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 7d डिवाइडेड बाई 1 प्लस m-2 इंटू डी इज इक्वल टू 5:9। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में d पुट कर देना, सिर्फ m में रिलेशन बच जाएगा, वहाँ से m का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में निपटाओगे। ठीक है।